जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखे थे झील के बारे में। तो कुछ झील जो थे प्रसिद्ध है उसको हम लोग पढ़ चुके थे। ये भी मैप पे यहाँ बताया गया है, ये सब याद करना है। कोई सा भी पूछ देता है ना एग्जाम में, ये गोगा बिल पूछा जा चुका है, नागी नकटी पूछा जा चुका है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इस बार नागी नकटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इस बार इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कौन सी संख्या का रामसर साइट दर्जा दिया गया है इसको, आप लोगों को पता ही है? संख्या एटी कौन टू। सी कर रहे थे, उसके बाद इंटरव्यू क्लास स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से देखते हैं बिहार की मिट्टी के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अलग अलग जब सोर्सेज यूज करेंगे तो आपको कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिलेगा कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसका कोई मतलब साइंटिफिक वे में निकाला हुआ है कोई पैमाना है नहीं। तो बस एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये याद रखें कि उत्तर बिहार में कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं और कौन कौन सी प्रकार की, और दक्षिण बिहार में। ठीक है, जब ये समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार की मिट्टी जो है वो पर्वत पादीय मिट्टी है। नाम से ही पता चलता है कि पर्वतीय क्षेत्र में होगी, और इसको इंग्लिश में पिडमॉन्ट सॉइल भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की मिट्टी है तराई। तराई मिट्टी जो है ये बिहार और नेपाल से सटे हुए जो कुछ जिले हैं उसमें 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में ये फैला हुआ है। तो तराई क्षेत्र भी समझ में आ चुका है। उसके बाद दो प्रकार की मिट्टी और है, खादर और बांगर। खादर वैसी मिट्टी होती है जो नवीन जलोढ़ होती है। ठीक है, ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे अ, संभवतः बाढ़ हर हर वर्ष आता है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा जो नई मृदा लाई जाती है उसी से खादर प्रकार की मिट्टी बनती है। और एक होती है बांगर मिट्टी, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो खादर और बांगर को किस तरीके से समझा जाए, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने पिछले क्लास में नदियों के बारे में पढ़ा था। तो जिस जिस क्षेत्र में नदी बह रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए गंडक नदी है, यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, इधर कोसी है। तो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा ना वो सारा जो है खादर मिट्टी का क्षेत्र होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कमला है, बलान है, बागमती है, और इसके आसपास की भी जो मिट्टियां होंगी ये खादर प्रकार की होंगी। और जो क्षेत्र बच जाता है बीच में, वहां पे कहीं कहीं पे आपको ये बांगर प्रकार की मिट्टी मिल सकती है। ठीक है, तो आप गौर करेंगे कि ये मिट्टी वाले चैप्टर में मैंने दो मैप लगाया है। ठीक है, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि आप अलग अलग जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमने पर्वत पादीय मिट्टी देख ली, तराई मिट्टी देख ली, बांगर खादर देख ली, और एक देखिए उत्तर बिहार में खादर मिट्टी को ही एक खास प्रकार के नाम से जानते हैं जिसको बाल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का जो मिट्टी है उत्तर बिहार में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर दक्षिण बिहार पे आते हैं, तो सबसे पहला है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी भी है, वो गंगा नदी के दक्षिणी छोर पे बक्सर से लेके और यहाँ लास्ट तक। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है इसको टाल मिट्टी कहते हैं। मतलब गंगा नदी के दक्षिणी छोर पे 8 से 10 किलोमीटर का जो बेल्ट है जहाँ पे नदी का पानी बाढ़ के समय में लग जाता है, उस क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो है आपको दलहनी फसलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद कगारी मिट्टी है, फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही करेल केबोल के नाम से जानते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद एक अलग मिट्टी है बलथर मिट्टी। ठीक है, बलथर मिट्टी जो है ये लाल पीली मिट्टी होती है। तो इस पर एक बार मैप में देखते हैं। ये रोहतास और जमुई वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में झारखंड से लगे हुए सीमा पे लाल बालुई मिट्टी मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसको ही जो है बलथर मिट्टी भी कहते हैं। फिर इस क्षेत्र में जो रोहतास के ऊपर बक्सर और आरा इन सब क्षेत्रों में जो फैला हुआ क्षेत्र है, यहाँ करेल केबोल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद बाकी शेष जो क्षेत्र बच जाता है वहां पे लाल पीली मिट्टी, जिसको बलथर मिट्टी भी कहते हैं। इस प्रकार से मिट्टी को देखा जा सकता है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर में जो है पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और अगर आपको इसका जिला पूछा जाए तो आप पश्चिम चंपारण बताएंगे। उसके बाद तराई मिट्टी है। तराई मिट्टी बिहार और नेपाल से सटे हुए जिलों में 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में पाया जाता है। उसके बाद ताल मिट्टी को देखिए। ताल मिट्टी जो है ये दक्षिण बिहार की मिट्टी है, और ये गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक यानी भागलपुर तक जो है ये फैला हुआ है। रोहतास से भागलपुर तक ये पूरे क्षेत्र में टाल मिट्टी पाई जाती है। फिर बाकी कुछ जगह खादर और बांगर है, इधर भी खादर और बांगर है। ठीक है, और साथ में दक्षिण बिहार में जो है झारखंड से लगे सीमे पे लाल बालुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी मिलती है। लाल बालुई मिट्टी की बात करें तो ये आपको रोहतास और कैमूर में मिलती है,
और लाल पीली मिट्टी ये संपूर्ण बिहार में झारखंड से लगे हुए जिलों में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मिट्टी समझ में आ गया। नोट्स में आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर फिर तराई मिट्टी के बारे में क्या बोले थे? जी क्या बोल रही हैं? तराई मिट्टी तराई मिट्टी, हाँ तराई उत्तर मिट्टी बिहार। जो है ये उत्तर बिहार की मिट्टी है, और ये नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा लगाने वाले जिले हैं उसमें उत्तर की तरफ 8 से 10 किलोमीटर के बेल्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः ये कौन सा जिला हो सकता है? तो पूर्वी चंपारण होगा। ठीक है, उसके बाद मधुबनी होगा, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, इन क्षेत्रों में आपको तराई मिट्टी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं। इसको भी लास्ट क्लास में देख चुके थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बिहार का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नगर में है, जो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी जो है प्रस्तावित हो चुका है, जो कैमूर में बनने की संभावना है। तो अगर पश्चिम चंपारण के वन्यजीव अभयारण्यों की बात करें तो पहले वाल्मीकि नगर देखा जाएगा, फिर उदयपुर, उसके बाद रोहतास में और कैमूर में, इन दोनों जिलों में जो है आपको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य देखने के लिए मिलता है। इसका नाम ही है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। गया में गौतम बुद्ध पक्षी विहार है। देखिए यहाँ पे ये ब्लैक कलर से ये एक बर्ड का जो है एक संकेत जैसा बनाया गया है। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि गया में गौतम बुद्ध पक्षी विहार है। उसके बाद जमुई में नागी नकटी पक्षी विहार है, जिसमें से नागी जो है वो पक्षी विहार है, नकटी जो है वो डैम है। उसके बाद भागलपुर में विक्रमशिला है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी रह चुका है और वो भी भागलपुर जिले में ही है, तो उसे ये नाम याद कर सकते हैं। फिर मुंगेर में भीम बांध करके जो है एक पक्षी विहार है। भीम बांध जो है एक जलकुंड भी है, वो भी मुंगेर में ही है, तो उससे भी ये नाम आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बेगूसराय का एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार है कांवर। ठीक है, कांवर जो है एक झील भी है और ये रामसर साइट भी है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये कांवर झील जो है वो एक ऑक्सबो लेक है। तो आप लोग बताइए किस नदी का ऑक्सबो लेक है? कांवर झील जो है ये किस नदी का बना हुआ गोखुर झील है? ये बूढ़ी गंडक। पूरी गंडक। जी। उसके बाद दरभंगा में हम लोग कुशेश्वर के बारे में देखे थे, कुशेश्वर पक्षी विहार। यहाँ पे जी शिव सर। जी की मंदिर भी है, ये एक पक्षी विहार है, यहाँ आप देख सकते हैं चिन्ह बना हुआ है। उसके बाद वैशाली में जो है एक सालीम अली करके है। सालीम अली के बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था। ठीक है, तो बरेला सालीम अली पक्षी विहार है। तो इस तरीके से जो है हम लोग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में भी देख चुके हैं। सर यहाँ पे एक सवाल है अगर पूछे तो। जी जी, बोलिए ये बोलिए। सर ये जो आपका वाल्मीकि है और उदयपुर है पक्षी विहार, ये उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये दोनों पश्चिमी चंपारण में है कि एक पूर्वी चंपारण में एक पश्चिमी चंपारण में? नहीं, दोनों पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। ये सर यही हमको जानना था सर। ठीक है, अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा पक्षी मतलब वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वाल्मीकि है सर, वाल्मीकि नगर। नहीं, सबसे बड़ा जो है ना ये कैमूर वाला है। ठीक है, सर ये याद रखिए। अभी तो प्रस्तावित है सर, इसलिए। नहीं नहीं, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं ना आप, हम कह रहे हैं अच्छा वन्य सर। जीव अभयारण्य। ठीक है, यस यस सर। जी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यही है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि ये जो है 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसको ही प्रस्तावित किया गया है एक नेशनल पार्क बनाने के लिए। यहाँ लिस्ट दिया गया है, इससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ जो है हम आपको एक न्यूज कटिंग भी देखेंगे आज। अभी रिसेंट में जो है ये चूंकि बाढ़ का समय है, तो हर दूसरे दिन आपको एक ना एक न्यूज आर्टिकल मिल जाएगा बाढ़ से संबंधित। ठीक है, तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे इसके बाद। उसमें बहुत सारी नदियों का नाम दिया गया है, तो अगर आप कहीं नोट करना चाहें तो उसको नोट भी कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में वो पूछ दे। अभी छोटी छोटी नदियां नदियां जो हैं काफी चर्चा में बनी हुई हैं, तो वो इसके बाद हम दिखाते हैं आपको। पहले ये समझ लीजिए कि बिहार में आपदा प्रबंधन को लेकर जो है तीन चीजों से बिहार ग्रसित रहता है। पहला है बाढ़, दूसरा है सूखा, फिर भूकंप भी है, और एक जो है हाल फिलहाल में आपको चक्रवात वगैरह भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसमें याद करने योग्य ये बात है कि बिहार के जो 28 जिले हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है कि बिहार के 28 जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसमें से 15 जिलों को अधिक बाढ़ प्रभावित कहा गया है और बाकी 13 जिलों को कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहा गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जिलों का नाम भी लिखा गया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
ठीक है। जैसे अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में देखेंगे तो आपको पूर्वी चंपारण दिखेगा, क्योंकि ये गंडक नदी के क्षेत्र में है। ठीक है। मुजफ्फरपुर है, ये बूढ़ी गंडक और बागमती के मुहाने पे बना हुआ है। फिर वैशाली है, ये भी नदी के किनारे है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, ये सब जो है कोसी नदी का बेल्ट है। तो यहाँ ये सब भी जो है काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बेगूसराय है, भागलपुर, कटिहार, ये सब गंगा नदी से प्रभावित है। साथ में कहीं पे कोसी भी है। तो इस तरीके से इन सब जिलों को भी एक नजर आप देख लेंगे। मुख्य रूप से ये जरूर याद रखें कि कितने जिले बाढ़ प्रभावित हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट करके बताया गया था। उसके बाद सूखा प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो ये एग्जैक्ट कोई जिले का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन ऐसा बताया गया था कि बिहार का 20% क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित है। उसके बाद भूकंप की बात करें तो अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक अलग अलग जोन में भारत को बांटा गया है। जिसमें से अगर बिहार की बात करें तो बिहार जो है वो 3 भूकंप के जोन में पाया जाता है, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जोन 5 का जो क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा भूकंप की संभावनाओं वाला होता है। ठीक है। फिर 4 में जाएंगे तो वो 5 से थोड़ा कम होता है, और 3 वाला जो है वो थोड़ा और कम होता है। तो इस तरीके से घटते क्रम में 5, 4, 3 इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक जोन 5 की बात है तो ये अत्यधिक प्रबलता वाला क्षेत्र है, यानी ये भूकंप से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि किशनगंज है, सहरसा है, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, यानी मुख्य रूप से वो जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। यानी वो पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे तो आपको ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण मिलता है। ये दोनों भी क्षेत्र जो है आपको हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ पे भी आपको हिमालय की शिवालिक जो श्रेणियां हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर, ये जो है आपको इधर के क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ देखिए मैप में बताया गया है। तो अगर आप जोन 5 की बात करेंगे तो ये नेपाल से जो सीमा साझ लग रहा है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये इन सब क्षेत्रों में जोन 5 क्रम की भूकंप संवेदनशील क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप मैप देखकर। उसका जोन 3 की बात करें तो ये कम संवेदनशील है, और इसमें आपको जो झारखंड से लगे हुए जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, वही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 और 4 और 5 इस तरीके से दर्शाया गया है। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे देखिएगा मुंगेर जो है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि जिन जिलों में यहाँ संख्या नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो उसके उसके बारे में भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे नवादा, जमुई या बांका, भागलपुर, ये सब जो क्षेत्र है, इन सबको भी आप 3 जोन नंबर 3 में आप रख सकते हैं। ठीक है। उसका यहाँ जैसे पूर्णिया में नहीं लिखा गया, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि 5 नंबर जोन में होगा। तो इस तरीके से जो है एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये हो गई आपदा प्रबंधन संबंधी बातें। ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल था जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे हम, न्यूज में काफी हाल के दिनों में, मतलब हर दूसरे दिन ये छप ही रहा है और काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार देख लेने से ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी। तो ये देखिएगा, अभी हर दूसरे दिन जो है ना आपदा प्रबंधन को लेकर ये आर्टिकल छप रहा है। ये पीटी, मेंस और इंटरव्यू, हर मामले में जो है आपको ये काम आने वाला है। तो एक बार इस पे नजर दे सकते हैं। देखिए अभी समस्या ये हो रही है कि बिहार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश भी काफी हो रही है, लेकिन मानसून जो है वो हर क्षेत्र में एक समान नहीं हो पा रहा है। ठीक है। कहीं पे अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं कम बारिश हो रही है, बिहार राज्य में ही। तो इसमें क्या हो रही है कि जो बिहार जो है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का जाल है बिहार में। तो कुछ नदियों में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके पास ही कोई दूसरा नदी है तो उसमें पानी बहुत कम है, वहां सूखा की जैसी स्थिति है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ नदियों का नाम दिया गया है। ठीक है। हो सकता है आप लोग सुन भी रखे होंगे, लेकिन बहुत सारी नई नदियां हैं जो सामान्य तौर पर बुक में नहीं देखने के लिए मिलता है। तो हम सोच रहे थे कि ये भी आप लोगों के साथ थोड़ा साझा किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे एक नदी का जिक्र किया गया है, कररुआ नदी और दरखा नदी। ठीक है। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो ये सब नोट कर सकते हैं। एग्जैक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको ये 3, 4 नाम दे दे और कह दे कि ये सब जो शब्द हैं वो किस चीज से संबंधित है ना। जैसे पिछली बार एक सवाल पूछा गया था सुजनी कला के बारे में, तो सुजनी लिख दिया गया था, कला भी नहीं लिखा गया था, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये नाम याद रखेंगे। जैसे गंगा सोन तो हम लोग जानते ही हैं, यहाँ पे एक अलग नाम मिलता है कररुआ। फिर यहाँ पे दरगाह नाम मिलता है। ठीक है।
उसके बाद और यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पंचाने नदी मिलती है, ठीक है, जो नालंदा जिले में है। उसके बाद एक और नदी का नाम है, यहाँ जिक्र किया हुआ है, भूतही नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो भूतही नदी है यहाँ पे। उसके बाद नवादा में तिलैया नदी है और सकरी नदी है। मुजफ्फरपुर में नूना नदी का जिक्र किया गया है, लखनदेई नदी का जिक्र किया गया है। ये लखनदेई नदी जो है, इस पे मतलब कई बार न्यूज़पेपर में छपा है, तो ये शायद बहुत ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बाढ़ की अत्यधिक संभावना है इसलिए। तो ये लखनदेई नदी जरूर याद रखें, ये मुजफ्फरपुर के आसपास की नदी है। फिर गोपालगंज में झरही नदी है, ठीक है। उसके बाद गंडक तो आप जानते ही हैं। फिर दरभंगा के पास एक जीवक्ष नदी है, बागमती भी है, बागमती हम लोग जानते हैं, लेकिन जीवक्ष के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। समस्तीपुर में बलान नदी है, ये पढ़ा गया है, ठीक है। उसके बाद एक बया नदी है। सीतामढ़ी में मरहा, मरहा पानी है, सॉरी मरहा एक नदी है जिसके बारे में कहा गया है कि वो पानी के लिए तरस रही है, तो ये मरहा याद रखिएगा। उसके बाद सिरोही नदी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत सारी नदियों का जिक्र किया गया है। यहाँ देखिए लखनदेई नदी से जो जोड़ के एक फोटो भी दिया है। इस तरीके का बहुत सारा आर्टिकल अभी हाल के दिनों में चल रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पंचाने नदी का जिक्र किया गया, ये बिहार शरीफ जिले में है। तो अगर आप लोग अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स में जो है हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो सर है, हाँ जी बोलिए। सर एक एक सर सवाल यहाँ पे ये है। आते आते इसका जो मॉइस्चर होता है ना, वायु में जो मॉनसून में क्या दरअसल वो जो वायु जो पवन है, वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है ना, तो वो मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश करा चुका होता है। तो इसलिए जब यहाँ हवा पहुंचती है मॉनसून वाली, तो इसमें उतना मॉइस्चर नहीं बच पाता है कि जो सेचुरेशन सेचुरेशन पॉइंट से पार जा सके, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। और उसी कारण से यहाँ जब बारिश कम होती है, तो यहाँ बस नदियों के कारण ही जो पानी आ पाता है ना, वही इन क्षेत्र को सिंचित कर पाता है। और यहाँ पे दक्षिण बिहार में नदियों की संख्या भी बहुत कम है, जैसे एक कर्मनासा नदी पढ़ते हैं, एक सोन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आप पुनपुन और बागमती पढ़ते हैं, और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियां भी हैं, तो उसमें अगर बारिश ही नहीं होगी तो उन नदियों में पानी ही नहीं भरेगा, पानी नहीं भरेगा, तो इस कारण इस क्षेत्र में जल की समस्या होती है, ठीक है। सोन नदी पे जो है इसी कारण से यहाँ पे डेहरी में बांध बनाया गया है, बांध के बारे में हम लोग पढ़े थे, और यही बांध से जो है इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाता है। सर एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब वो मतलब इसी रूप में हम पूछें। सर हाँ हाँ बोलिए। झारखंड से होती हुई जो मानसून की जो पवनी जो जाती हैं, वो क्या इस क्षेत्र में नहीं प्रभावी हो पाती हैं क्या? हाँ होती है, लेकिन बहुत कम होती है ना, जी ठीक जी। है जी। और झारखंड में जो पानी बारिश होती है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि वो छोटा नागपुर पहाड़ी से घिरा हुआ है ना। हाँ, वहाँ से पठारी से टकराकर वहीं वर्षा हो बिल्कुल जाती है, इधर कुछ टकराने का फिर है नहीं वैसा कुछ पहाड़ पठार। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम लोग जब रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं, तो तीन प्रकार का रेनफॉल पढ़ते हैं ना, एक ओरियोग्राफिक रेनफॉल पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें वो पहाड़ से टकरा जाता है और फिर यहीं पे एक साइड बारिश होती है और दूसरा शैडो जोन हो जाता है, ठीक है। तो बिहार जो है ना, वो शैडो जोन में पड़ जाता है मानसून के, ये जो क्षेत्र है ना, वो लगभग कहीं ना कहीं शैडो जोन में आ जाता है। इस वजह से इस क्षेत्र में कम बारिश होती है, और वही कम बारिश होने के कारण ही जो है ना, ये एग्रीकल्चर जो डिवीजन देखते हैं हम लोग, कृषि जलवायु क्षेत्र, तो ये क्षेत्र भी उसी हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो जोन 3A देखते हैं, तो यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन कम बारिश होती है, और इसकी अपेक्षा में यहाँ और कम बारिश होती है, ठीक है, इसीलिए इसको 3B रखा गया है। और ये पूरा 3 रखा गया, यानी इस क्षेत्र में बारिश कम होता है, ठीक है। और अपेक्षाकृत इधर थोड़ी बहुत और कम होती है, इधर थोड़ा ज्यादा होता है। इस तरीके से बिहार का विभाजन किया गया है, ठीक है। अच्छा। हाँ, और कोई सवाल आप लोगों का है तो। बिहार का भूगोल जो है आज खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग जैसा मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाएगा ना, ज्योग्राफी कहा जाएगा, या फिर अगर बिहार को ही आप लोग चाहेंगे, इसका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, इसका पॉलिटी बचा हुआ है, हिस्ट्री बचा हुआ है, ठीक है, उस तरीके से आगे कवर किया जाएगा। आज अभी आपदा के पहले क्या बताए थे सर? कुछ बताए थे क्या? कब मैम? ये मेरा थोड़ा सर मतलब इसमें थोड़ा इस कुछ हो गया। सर इसमें एक चीज़ जो है सर हम ऐड करना चाहेंगे, सर इससे पूछ रहे हैं। जी बोलिए। कभी-कभी सर पूछ देता है कि कई तरह की नई जो है ना नदी परियोजनाएँ चल रही हैं। बिल्कुल तो बाँधों का ज़िक्र जो है होना जो है ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अभी बीच में फरक्का बाँध को लेकर के जो स्टेटमेंट आया था
और ये 2-3 साल पहले जब खासकर पटना में जब बाढ़ की स्थिति दयनीय हो गई थी, तो उस समय भी जो है ये जो है फरक्का बांध को लेकर के आया था। तो बिहार में जितने भी बांध हैं और उनकी क्या क्या स्थिति है, तो कभी वो क्वेश्चन बन सके, तो हमको लगता है कि एक बार सर इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो है ना मेंस के एस्पेक्ट से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स में बांध को लेकर ऐसा कोई विशेष सवाल बनने का संभावना है नहीं, बशर्ते कि वो अगर न्यूज में है, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो न्यूज आर्टिकल्स देख रहे हैं, है ना, अभी तो देखिए जो समय है ये बाढ़ का ही समय है, तो इस समय बहुत सारा चलता रहता है न्यूज़पेपर में। तो बांध संबंधित ऐसा कोई विशेष न्यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। बाढ़ के अपेक्षा में वही बारिश को लेकर और नदियों को लेकर 2-3 आर्टिकल छपा था, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो आज हम आप लोगों को दिखाए हैं। और बाकी अगर बांध से जुड़ा हुआ अगर कुछ मिलता है ना तो वो जरूर साझा करेंगे, ठीक है। उसका नदी परियोजनाओं की अगर बात रही तो उसके लिए क्लास हम लोग अलग से देखे थे। उसमें हम लोग जो है जब नदी की बात कर रहे थे तो यहाँ कोसी और मेची के बारे में पढ़े थे, है ना। मेची जैसे नदी जो है वो किस नदी की सहायक है? आपका महानंदा। इसका ये महानंदा की सहायक है। बिल्कुल, है ना, महानंदा, हम्म, मेची, कोसी, ये सब हम लोग देखे थे। उसके बाद इधर पश्चिम चंपारण में हम लोग देखे थे सोन नदी, सॉरी, गंडक नदी पे जो बना हुआ है बांध, उसके बारे में देखे थे। सोन नदी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे देखे थे, ठीक है। उसके बाद जब जैसे कोसी पढ़ रहे थे तो कोसी संबंधित जो बांध है और जो नहरें निकाली गई हैं उसके बारे में देखे थे। तो जो मुख्य रूप से चला आ रहा है वो देख ही चुके थे। उसके साथ साथ किस साल में इसकी शुरुआत हुई, बिहार का सबसे पुराना नदी परियोजना कौन सा है, ये सब हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस तरीके का जैसे और कहीं मटेरियल मिलता है न्यूज़पेपर वगैरह में तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस ठीक है। तो बिहार से जुड़ा हुआ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे और अगर आपको कोई सवाल मिला है जिस पे चर्चा करनी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ, बस आज आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्योंकि ज्योग्राफी खत्म हो गया ना जिसका बिहार का। दो चीज बचा है, जैसे एक बचा हुआ है उद्योग और एक मिनरल्स वाला चैप्टर बचा है, तो उसको हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो उससे जोड़ के देख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। रुपेश सर हैं क्या अभी? वो सर लेफ्ट हो गया, पता नहीं। अच्छा अच्छा, लेफ्ट हो गए। हाँ। ठीक है। आप लोगों को और कोई सवाल है? इसको फिर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे ऊपर से ताकि आज ज्योग्राफी कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। सर क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकते हैं सर अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछे ना, कोई बात। एक मिनट सर। एक्चुअली सर मेरा भी ये है ना, इसमें सिस्टम में ही है, हम निकाल रहे हैं सर, एक मिनट रुकिए सर। सर इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सर कि कर्क रेखा से जो है उसे तो गुजरती है नहीं, ये तो बिहार सर कर्क रेखा से तो गुजरती है। नहीं गुजरती है ना? बिहार से तो नहीं गुजरती, तो इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। जी। सर अभी जो ये इसमें भारत सरकार के द्वारा जो इसके ये बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है उसके लिए जो हम्म। ये सहायता राशि घोषणा की गई, वो क्या इसमें पढ़ सकते हैं कि उसको इकोनॉमिक्स में ही पढ़े तो बेहतर है? उसको पढ़ सकते हैं, देखिए तो करेंट का न्यूज है ना, इसको किसी सब्जेक्ट से जोड़ा नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं आप। जी ठीक है। करंट का जो इशू है ना उसको आप देख लीजिए, और वो मल्टी डायमेंशनल होता है, समझे। जी जी। जब आप मेंस लिखेंगे तो उस समय उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ जो है ना भूगोल संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्विकली जो है ना हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इन सब सवालों को भी देख लेते हैं ताकि ज्योग्राफी जो है एक बार को सर खत्म ही हो जाए। जी मैम बोलिए। मिट्टी पूरा हुआ था। जी अभी हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। वही लग रहा है आप पूरा नहीं हुआ था ना उस दिन। सर मिट्टी में अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। इसमें सर मिट्टी को बता दें। मिट्टी में अच्छा सर मिट्टी में, आप चलिए जिस ठीक है। तरह से बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है ओके, तो फिर देख लेते हैं। इसमें मिट्टी दरअसल क्या है ना। सर आपदा ही जी हुआ, बोलिए। उससे पहले भी कुछ बताया गया था सर। मैं मिट्टी थोड़ा बताए थे। हाँ हाँ। और रिवीजन चल रहा था आपका, से पहले वो रिवीजन का पोर्शन था। ओके ओके सर। देखिए
हाँ मिट्टी फ्रेश में का जो बता आप दें। लोग बोल सर रहे ये हैं वाला ना, पीडीएफ डाल दीजिएगा। जी जी, अभी अभी आज मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना, आज ही मिल जाएगी। मिट्टी के बारे में जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है ना, दरअसल वो क्यों है हम बताते हैं। आप अलग अलग, इसका कोई साइंटिफिक डिवीजन है नहीं, ठीक है। मिट्टी का कोई वैज्ञानिक विभाजन नहीं किया गया है बिहार में, ठीक है। इसका इसको एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, ठीक है। हमको एक बात बताइए कि अगर इस क्षेत्र में गंडक नदी बहती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, और इस नदी में अगर बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी होगी वो कौन सी होगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी। हाँ ये तो बिल्कुल नवीन होगी। नहीं नहीं, नवीन जलोढ़ होगी, है ना। लेकिन जब आप इसको बुक में देखेंगे, जैसे अगर इम्तियाज सर की बुक है या विभास पेनोरमा की है, तो वो अभी भी इन क्षेत्रों में क्या करते हैं कि बांगर क्षेत्र ही दिखाते हैं, ठीक है। बांगर क्षेत्र होगा, पुरानी मिट्टी होगी, लेकिन संपूर्ण जिला में बांगर मिट्टी नहीं मिलेगी ना। नदी के किनारे किनारे जो मिट्टी होगी वो तो नवीन जलोढ़ ही होगी। समझ रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो आप गौर बिल्कुल। कीजिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, तो आपको एग्जैक्ट कोई क्षेत्र के बारे में नहीं पूछेगा, एकदम खास उस जगह के बारे में नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं कह देगा क्या कि आपको सहरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या मतलब सहरसा में अगर, तो फिर भी क्या है कि पूरा कोसी बेल्ट में आता है, तो वो तो नवीन जलोढ़ ही क्षेत्र हुआ, है कि नहीं। लेकिन इधर कुछ क्षेत्र है साउथ बिहार का या इस तरफ का, तो इधर जो है ना अलग अलग प्रकार की मिट्टी एक ही क्षेत्र में ना, दो प्रकार की मिट्टी मिल सकती है एक ही जिले में, ठीक है। तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और ये आप लोग भी समझिए कि हम लोग जो है ना, जब मैप दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है फिजिकल मैप, ठीक है। तो फिजिकल जो मैप होता है उसमें जो डिवीजन करते हैं हम लोग, फिजिकल डिवीजन, वो तो राजनीतिक तौर पे किया गया है ना, ठीक है। उसका ज्योग्राफिकल मैप तो नहीं है, वो ज्योग्राफी तो कहीं भी हो सकता है ना। आप सोचिए कि यहाँ पर्वत पादीय क्षेत्र लिखा गया है, और हम लोग पढ़ते हैं कि ये पर्वत पादीय मिट्टी जो है वो पश्चिम चंपारण में मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कुछ क्षेत्र पूर्वी चंपारण का भी तो जरूर रहता होगा, है कि नहीं। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। मुख्य रूप से पर्वत पादीय मिट्टी जो है वो पश्चिम चंपारण में मिलती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जरूर है जहाँ पे पूर्वी चंपारण में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, बाकी इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, ठीक है। हम आपको एक मोटा मोटी तौर पे ना कुछ एक मैप में हम समझा देते हैं, इस मैप में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग ही आंसर कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इस क्षेत्र में बताइए किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी एग्जैक्ट, देखिए जिला नहीं हम पर्वतीय। लोग देख रहे हैं, पर्वतीय। पादी पर्वत ठीक है, पटिए। पर्वतीय में, ठीक है। अब ये बताइए कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होगी, तराई। तराई मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब देखिए ये गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी के नीचे जो इतना दूर का क्षेत्र है, इसमें कौन सी मिट्टी है? खादर लाल लाल मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब उत्तर बिहार में आइए, दो मिट्टी हम लोग देख चुके हैं, एक पर्वत पादीय मिट्टी देख चुके हैं और एक तराई मिट्टी देख चुके हैं। तराई अब इसमें दो प्रकार की और मिट्टी है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसका कोई खास क्षेत्र नहीं है, ठीक है। हो सकता है इधर कोसी वाले क्षेत्र में चूंकि काफी बाढ़ आता रहता है, इधर इधर और भी बहुत सारी नदियां हैं, इधर बारिश भी बहुत होता है, तो इस क्षेत्र में हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। लेकिन इस क्षेत्र में ना हर जगह आपको नवीन जलोढ़ या पुरानी जलोढ़ नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिलेगी, तो इधर जिधर नदी नहीं है वहां पे पुरानी जलोढ़ मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी मिल सकती है। उसी तरह इधर आइए, तो यहाँ पे बताइए रोहतास और कैमूर में इधर कौन सा मिट्टी मिलेगा? लाल है। लाल लाल है मिट्टी। सर। ठीक है, लाल पीली, ठीक है। और उसके बाद इधर बाकी जो क्षेत्र बच जाता है, इसमें कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी ठीक है, लाल बाल से मिट्टी है। लाल बिल्कुल। मिट्टी बड़ सुंदर। और उसके बाद इधर जो मिट्टी बच गई इधर इस बाल क्षेत्र में, सुंदर इधर तो उधर है ना, बाल सुंदरी बिल्कुल वो बाल तो सुंदरी जो है ना उत्तर दूसरी तरफ पश्चिमी है। है। हाँ, यहाँ देखिए ना, इस मैप में आपको इसका जिक्र मिलेगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसका नाम इस तरफ लिखा हुआ भी है, बाल सुंदरी मिट्टी जो है कि नहीं, यहाँ जिक्र किया हुआ है ना, यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पल्थर मिट्टी भी मिलेगा। तो बिहार में ना कुछ खास प्रकार की मिट्टी का अलग से नामकरण किया गया है, यही नाम पूछ देता है कई बार कि बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाएगा, सीधा आपको एरिया गया पूछ ना देगा। दस झांसी वाला बिल्कुल है ना, एरिया। इस तरीके से, ठीक। करेल कहाँ मिलती है? ये ऊपर हो जाएगा, मतलब पटना ये सब। गंगा टाल नदी के टाल दक्षिण में। टाल दक्षिण में, टाल टाल के बगल मिट्टी में के जस्ट बाद में जो मिलती है। देखिए पटना लाल मिट्टी के नालंदा। जस्ट बाद, गंगा नदी नीचे है। ठीक है।
इस तरीके से ना इसका अलग अलग विभाजन है। लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी को लेकर जो आप लोगों को कंफ्यूजन था ना, वो इसलिए था क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो सर आपको अलग लाल अलग, पीली को ही बोलते हैं बलथर, जी उसको ही कहते हैं। दोनों अलग अलग हैं। नहीं नहीं, वही है, उसी मिट्टी का अलग नाम जो है बलथर मिट्टी भी है। ठीक है, ठीक है। तो मिट्टी को यस लेकर आप बस सिंपल, कुछ मिट्टी है ना जो, कुछ मिट्टी ऐसा है जो इसका फिक्स क्षेत्र है, जैसे पर्वत पादीय मिट्टी है, तराई मिट्टी है, ताल मिट्टी है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी जो खादर मिट्टी कहते हैं ये, उसका लाल बलुई मिट्टी, और ये सब मिट्टी का एकदम फिक्स क्षेत्र है, इसको आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये बांगर मिट्टी और इस तरीके का कुछ और मिट्टी है ना, इसका कोई खास वो क्षेत्र लोकल फिक्स नहीं। लोकल वाला नाम जो है वो थोड़ा। हाँ, उसको लेकर जो है ना, थोड़ा अगर उसको आप डिटेल में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार ऐसा करते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिट्टी को लेकर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, उससे सारा जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना, कुछ क्वेश्चन बिहार का भूगोल से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो कुछ सवाल यहाँ से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर से। आगे चलेंगे, यहाँ से चेक करें, प्रीवियस ईयर से देखें क्वेश्चन। यस सर यस। ठीक है, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ सवाल है ना, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये सब सवाल कितना आसान है, ऊपर से ये सीडीपीओ में पूछा गया था, और ये मतलब काफी कहते हैं ना कि डिफिकल्ट एग्जाम के रूप में माना जाता है। उस साल जब ये पेपर हुआ तो इसके क्वेश्चंस जो हैं काफी मुश्किल, ऐसा कहा गया था कि काफी भारी पूछा गया, तो उसमें देखिए कितना आसान सवाल इसमें पूछा है। कह रहा है इसका कि, 2 बार एग्जाम। है ना, ये देखिए, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी नाली से प्रभावित। अब इसमें देखिए, महानदी है, यमुना है, गंगा है, गोदावरी, तो ये सब कितना आसानी से इसका आंसर किया जा सकता है। मतलब जो अपवाह तंत्र से सवाल भी पूछ रहा है तो बहुत आसान आसान ही पूछ रहा है ना। यहाँ देखिए, मिट्टी को लेकर ये सवाल आप पढ़िए क्या कह रहा है। ये भी देखिए हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत पहले का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल और बलथर पद निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मिट्टी के यहाँ लिए। देखिए, अब आपको कहीं मिट्टी देखते हैं के लिए। एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में क्या है। ठीक है ना, आगे देखते हैं मिट्टी को लेकर। यहाँ देखिए ये कुछ नाम दिया है, कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर, है ना, ये किस चीज का केंद्र है ना, ताप विद्युत का। तो आप सोचिए कि इसी आप तरीके से आज जो हम छोटी छोटी नदियों के बारे में बता रहे थे, न्यूज़पेपर का जो कटिंग आप लोगों को दिखाए थे, तो वही कुछ 4 नदियां दे दे, छोटी छोटी नदी, और पूछ दे कि ये सब जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा नाम का आइडिया रहेगा ना, तो वो बनाना काफी आसान रहेगा, है ना। अच्छा, ये सवाल आप लोग बताइए, क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, मतलब सबसे पुराना हिस्सा कौन सा था। हम लोग 4 हिस्सा पढ़े थे। विंध्य, सॉरी सर, धारवाड़ ना। धारवाड़। धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ धाड़ क्रम। धाड़वाल चला था। तो धारवाड़ क्रम का जो क्षेत्र था वो खड़गपुर पहाड़ी से जुड़ा हुआ था ना। यस सर। रोहतास का जो क्षेत्र था ये विंध्याचल से संबंधित था। जो भी वो धारवाड़ में था। बिल्कुल। बात नहीं कर रहे। रोहतास से अनुबंध में है, बाकी सब बात नहीं कर रहे, ठीक है ठीक है, आप अच्छा, ये अगला क्वेश्चन, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, मतलब धारवाड़ भूस्तरीय रचना का नहीं है, ये पूछ रहा है। आप रोहतास में सोचिए कि था, यहाँ कौन सा संरचना था? बिल्कुल, रोहतास जो है विंध्याचल क्रम की है, तो इसको आप इस तरीके से छांट सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए, पिडमोंट स्वयं सॉइल के बारे में पूछा, यानी पर्वत पादीय मिट्टी। अब ये मिट्टी पे है ना कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसलिए इसको पूछा गया है। वेस्ट ठीक है, चंपारण। समझ रहे, वेस्ट चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद और देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि आसानी से ये सब क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप लोग, है ना, कोई भारी सवाल नहीं पूछा जा रहा। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, अब ये नदी जो है, मतलब ये क्वेश्चन है ना, अभी आप लोगों को आसान लग सकता है, ठीक है, लग रहा होगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचिए कि ये क्वेश्चन कौन बना सकता है।
जिसको अच्छे से बिहार का मैप का जानकारी होगा ना वही ये सवाल बना सकता है, ठीक है। जिसको बिहार का डिवीजन जो सारा नॉर्थ डिवीजन है ना, प्रमंडल, उसकी जानकारी हो, है ना, किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है उसकी जानकारी हो, वही इस तरीके के सवाल का डील करता है। तो इसके लिए ही आप गौर कीजिए इस नोट्स में जो मगध हम में आपको सर गंगा नदी नहीं बहता है। जी अब बिल्कुल, तो इसको जो है ना इस तरीके से हम ये बता रहे हैं आपको कि इस प्रकार का और अगर सवाल आता है तो इसको बना से जा सकता है। इसको जो है आप बिहार के मैप को अगर अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, नदियों को आप रटते नहीं है कि जिले का नाम अगर रट रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो नदी कहाँ से बह रही है अगर इसको आप एक दो बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ना कि आपको एक इमेज जो है आपके दिमाग में बनेगा उसका, तब जाके इस पर सवाल आप बना सकते हैं। किसी को अगर रटा हुआ होगा तो ये बनाना काफी मुश्किल हो सकता है, ठीक है, तो ये अप्रोच अलग करना होगा इस प्रकार के सवाल में, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल पूछा गया है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। 12। ये देखिए पूछा गया है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना, फिर भागलपुर। ठीक पटना है, में गए थे। ठीक है, पटना सेकंड के नंबर बाद पे भागलपुर। भागलपुर है। बिल्कुल सेकंड नंबर पे भागलपुर है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़े बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। सर ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। सर गंगा में किनारे स्थित कितने जिले हैं नॉर्थ वेस्ट में और वो कौन सा जोन है। सर ये आई थिंक सो 4 आएगा शायद, और इसमें टोटल जिला होगा 12। नहीं, वो जिलों की संख्या 13 है, ठीक है, सॉरी सर, और 13। हाँ, और 13 जोन फर्स्ट है ये, ठीक है, जोन फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट जोन में आता है या फोर्थ जोन आता है, क्योंकि बिहार में फर्स्ट जोन तो ऐसा। अरे ऊपर वाला क्या बात कर रही हैं, जोन है, फर्स्ट है, 1 पश्चिम 2 3 और 3 दो जोन में बटा हुआ है ना, जी ठीक है ना। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता ही नहीं है आप लोगों को। उत्तर पश्चिम में सर जी 13 जिले बिल्कुल, 13 जी 13 जिले हैं और वो कौन सा जोन है। वो उत्तर पश्चिम हो जाएगा फर्स्ट जोन। उत्तर पश्चिम बिल्कुल सर। फर्स्ट जोन में 13 जिले सर, सेकेंड जोन में 8 जिले, फिर थर्ड में अगर इधर देख लें पूर्व दक्षिण पूर्व तो उसमें 6 और इधर 11 दक्षिण पश्चिम में। ये हाँ दोनों 11, के भाग हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा ये सवाल आप लोग बताइए ये बिहार के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। उत्तरी बिहार को उत्तरी बिहार CWG। अच्छा इसमें जी का मतलब क्या है ये बताइए। गंगेटिक बताए थे सर। बिल्कुल है ना, हम आपको ना शॉर्ट शॉर्ट, अच्छा इसका ये सी का मतलब क्या है ये पता है, सी का मतलब क्या है। कोपेन। नहीं नहीं कोपेन नहीं है, ये सी का मतलब कोपेन नहीं है। में जलधारा कुछ करके ऐसे फिर एक नहीं, या फिर देखिए हम बताते हैं ना, शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। किए थे सर कोपेन ABCD कर। हम बताते हैं, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए कोपेन कोपेन जो थे ना वो विश्व जलवायु को मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, तो वो क्या किए ना, अपना एक अलग नाम दिए, अलग एक वर्गीकरण की, और वो वर्गीकरण बहुत आसान है, ये समझिए। इक्वेटर के पास का क्षेत्र जो है ना ये, ठीक है, इसको वो नाम दी ए, ठीक है। एक सेकंड हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इसका नाम क्या दिए ए, ठीक है। उसके बाद वहां से लेकर जहाँ ट्रॉपिकल क्षेत्र खत्म होता है उस क्षेत्र का नाम दिए बी, ठीक है। उसके बाद इधर सी, उसके ऊपर डी, और फिर अंदर इधर जो पोलर क्षेत्र आ जाएगा वहां पे ई। उसी तरीके से आप नीचे चले जाएंगे तो उधर भी ABCD मिलेगा। ये समझने में कोई दिक्कत है। लो सर। ठीक है, तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पे भारत का जो मतलब जो क्लाइमेट है ना उसमें सी, जिसको आप कोपेन बोल रहे थे, वहाँ कोपेन नहीं है। वो सी इसलिए क्योंकि बिहार जो है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र जो है पूरे दुनिया में 30 डिग्री के आसपास का जो लैटिट्यूड है उसको कोपेन ने पूरे क्षेत्र का ही नाम सी दे दिया है। अब जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन में जाएंगे ना, इक्वेटर के पास, ठीक है, तो वहां यस पे अगर सर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे तो वहां आपको हर जगह ए मिलेगा, ठीक है। शुरुआत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सी की बात कर रहे हैं अभी, फिर आपको डब्ल्यू और जी भी समझाएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, सी क्यों है यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए कि ये डब्ल्यू क्यों जी क्यों है, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि कोपेन जो है विश्व के जो मानचित्र है उसको ABCD में जब बांट दिए, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये ABCD जो है ये तो उस क्षेत्र के तापमान के हिसाब से बांटे थे ना, टेम्परेचर के बेसिस पे ना। इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर सॉरी रेनफॉल दूसरे तरीके का था, बी में अलग था, सी में अलग था, डी में अलग था और ई में अलग था। ठीक है, तो इस तरीके से बांट दिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इनको इसी क्षेत्र में, यहाँ मतलब समझिए कि सी जो अगर ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर सी को ही पकड़ लीजिए, तो सी में भी अलग जगह पे ना अलग अलग प्रकार का जलवायु पाया जाता है। मतलब अगर भारत में देख लीजिएगा तो भारत में आपको सी में तो है, सी पे पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्रकार का जलवायु है। जबकि पाकिस्तान भी सी के आसपास ही है लेकिन वहाँ अलग जलवायु है। ठीक है, अफ्रीका का भी कुछ क्षेत्र है जो सी पे पड़ता है लेकिन वहाँ अलग जलवायु है। मैक्सिको और USA का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है सी पे लेकिन वहाँ अलग जलवायु है। तो जब ये कंफ्यूजन हो गया उनको कि ABCD से भी जब उनको बात नहीं बनी, तो वो फिर क्या किए, एक अलग वर्गीकरण प्रोवाइड किया। और इस बार वो क्या नाम, स्मॉल स्मॉल b, इस तरीके से। ठीक है, और इसी में कुछ नाम वो देते हैं के, ठीक है, फिर SW, इस तरीके से अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, ये आप डिटेल में देखेंगे समझ में आएगा। हम उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं कि S और W क्या है। ठीक है, S का मतलब वो रखे समर ड्राई, क्या रखे, समर ड्राई, और W का मतलब विंटर ड्राई। मतलब क्या है कि अब आप बिहार में आ जाइए वापस। बिहार का नामकरण जब देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हो, CWG। अगर इसको समझना हो किसी को, इसको अगर अनकोड करना है, तो C का मतलब हो गया कि पहला तो हो गया ट्रॉपिकल क्षेत्र। ठीक है, C का मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल क्षेत्र। फिर W का मतलब क्या हो गया, विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब विंटर में बारिश नहीं के बराबर होती है, कम होती है। ठीक है, और फिर G मतलब क्या हो गया, गैंगेटिक। गंगा। समझ गए। गंगेटिक। तो ये CWG का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे बिहार का उत्तरी बिहार जो है, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी बिहार क्या दर्शाता है, उत्तर का बिहार जो है CWG, यानी ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में है। ये यहाँ पे विंटर में बारिश कम होती है। जैसे विंटर में बारिश कम होगी ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि वहाँ समर में बारिश होगी। समझ रहे हैं आप। और फिर ये गंगेटिक क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से इसका विभाजन। चलिए AW समझिए, AW क्या है ना, एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। ए से सबसे पहले तो ये होगा कि इक्वेटोरियल क्षेत्र होगा, ये समझ गए, ए से होगा ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो बनाए हैं ये ए वाला, ये तो 0 डिग्री के पास बनाए थे ना। यस सर। तो इस, हाँ, तो ये ए से जो है इक्वेटोरियल क्षेत्र, और डब्लू का मतलब क्या हो गया, स्मॉल W है, यानी विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। है ना। तो इस AW का मतलब वो हो गया। उसी तरह अगर और देखिएगा CAW, तो C मतलब क्या होगा, ट्रॉपिकल क्षेत्र। ठीक है, और ए जो है यानी यहाँ पे बारिश भी काफी हो रही है। ठीक है, ए का मतलब हो गया काफी बारिश, ट्रॉपिकल क्षेत्र ज्यादा बारिश, और विंटर ड्राई, तो ये अलग प्रकार का जलवायु क्षेत्र हो गया। तो किसी दिन है ना, हम बोले थे आपको कि कोपेन के बारे में बताएंगे, वर्गीकरण के बारे में। ये दरअसल क्या होता है, हम लोग इसको ठीक से समझते नहीं है ना, तो काफी भारी लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है ना। एक बार अगर समझ लेंगे तो आप खुद से भी निर्धारित कर सकती हैं कि कौन से क्षेत्र पे किस प्रकार का जलवायु पाया जाएगा, है ना। विश्व में जो है इसको कम से कम 12 से लेकर 15 प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। जो लोग मेंस दिए होंगे और जिनकी अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल होगी तो उनको तो पता ही होगा। और अगर नॉर्मल ज्योग्राफी भी जिनका होगा ना, GS में भी कई बार जो है कोपेन की वर्गीकरण के बारे में पूछा जाता है, कॉन्थवेट के बारे में पूछा जाता है। तो इसी तरीके से जो है ना, आपको ABCD इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल K, स्मॉल S, स्मॉल W, ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो बहुत आसान वर्गीकरण, कोई भारी नहीं है। ठीक है, स्मॉल मतलब है कि जहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री से कम हो। ठीक है, और कैपिटल K का मतलब रखे जहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा हो। इस तरीके से ना बहुत आसानी से इसको बांट दिए थे। समझ में आ गया। ठीक है, तो CWG समझना आसान होगा आप लोगों के लिए। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ये बताइए, इस सवाल का जवाब है ना, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। ठीक है, ये पूर्णिया होगा, आप लोग को समझ गए होंगे इसको। ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए कि ये जो पूर्णिया है वो किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। जलवायु क्षेत्र मतलब जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो ये पूर्णिया किस क्लाइमेटिक जोन में है। 2। ठीक है, 2 जोन 2 में है, और जोन 2 जो है वो सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। ठीक है, और गौर कीजिएगा कि जूट और चावल जैसा जो फसल है, जी, जूट और चावल जैसा जो फसल है इसके लिए अत्यधिक पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ये पूर्णिया इसको इस तरीके से रिलेट करके पढ़िएगा ना, जोड़ के। तो मतलब इससे ज्यादा मतलब दूसरे प्रकार का भी अगर सवाल पूछेगा तो वो भी आप बना पाएंगे। ठीक है, एक और चीज देखते हैं।
ये बताइए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील जो है वो बिहार में स्थित है? ऑप्शन है अनुपम झील है, सांभर। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में अनुपम है, जी ठीक है। देखो, अनुपम बिहार में अनुपम है। ही है बिहार में। उसमें से चंडीगढ़। अनुपम झील जो है वो बिहार के किस जिले में है? कैमूर। कैमूर में है, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये सवाल बताइए आप लोग, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,130। 94,163 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो है ना अलग अलग आपको मिल रहा होगा। ये इसलिए है क्योंकि ये बिहार और झारखंड के बंटवारे से पहले का क्वेश्चन है, इसलिए इस तरीके का सवाल है, ठीक है। ये सवाल का जवाब बताइए, है ना, यहाँ तो सब ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। कटिहार। ठीक है। और अगर ऐसे इन ऑप्शन को छोड़ के, इन ऑप्शन के अलावा अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? किशनगंज। जी, किशनगंज। कटिहार है या फिर किशनगंज है? उसमें तो किसी बुक में किशनगंज दिखा रहा है, किसी में मैम देखिए, कटिहार लिखा हुआ यहाँ इस इन ऑप्शन देखिए, पहले इस ऑप्शन में आपको किशनगंज नहीं दिख रहा है ना, तो जब ऑप्शन में किशनगंज नहीं है फिर आपको इन चारों में से ही बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें ऑप्शन ई भी रहता तो आप ऑप्शन ई लगा सकते थे, ठीक है। क्या भी है इसीलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और कुछ हाँ, ये बनाइए, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, क्या है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या इन सब से नई? क्या होगा इसका इन सब उत्तर? में नहीं। सबसे नई। सबसे नई होगी। तो सोमेश्वर वो तृतीय क्रम की उच्चावच है ना, थर्ड थर्ड टाइम में बना है, टर्शरी पीरियड में, है ना। और बिहार का जो मैदानी भाग है वो कब बना है? क्वाटरनरी। तो फिर लास्ट पीरियड में, क्वार्टरनरी में। क्वाटरनरी में, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ और कोई क्वेश्चन मिलता है? हाँ, ये बताइए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। उसके बाद ये बताइए, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? है वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण। राजगीर, राजगीर में, और गौतम गया में, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध गया। ठीक ठीक ठीक, ओके। और सवाल कुछ मिले ज्योग्राफी से तो? अब जो है ना यहाँ से आपको उसके बिहार का इकोनॉमिक्स जो है, यानी उद्योग और उसका खनिज वगैरह से ज्यादा सवाल दिख रहा है, तो ये तो हम लोग छोड़ दिए थे। ये बताइए, बिहार राज्य में अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच, ये देश हैं, आप खुद से ही आंसर कर दीजिए इसका, है ना। 83 से इनमें से कोई नहीं। 83 से 88 और ऊपर में कितना है? 24 पे 27। 24। इधर क्या डायरेक्शन क्या लिखे हैं? साउथ लिखना है, नॉर्थ क्या लिखना है? नॉर्थ। इधर 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 उधर भी नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ नहीं होगा ना, यहाँ कुछ और ईस्ट होगा। ईस्ट बिल्कुल, यहाँ ईस्ट और इधर नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ। ये बता सकते हैं क्या, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 3 राज्य। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। नहीं, वो नहीं पूछ रहा है,
राज्य पूछ रहा है। झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपको नींद आ रही है सर? लास्ट ही कर देते हैं ना, खत्म। ये सवाल बता दीजिए, उसके बाद बंद करते हैं। 91 निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन कौन सी होगी? बिहार में सभी घाघरा होगी, सभी गंडक, सभी मिलती है। सोन, तो सभी मिलती हैं। घाघरा, सोनपुर सभी। ओके, ठीक है। जो पूरा हुआ है ना, लगभग सवाल बन ही जाता है। ठीक है, तो अभी जो है रुपेश सर से बात करके अभी नेक्स्ट क्लास क्या होती है, आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब ये बिहार को ही आगे खत्म किया जाए कि कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया जाए? सर जियोग्राफी चाहते हैं। जैसा ठीक लगे सर आपको। एक बार जो है ना सर रुपेश सर जैसा इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक्स सर जियोग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों साथ में करवा दीजिए। हाँ ठीक है, ये बढ़िया बोले मैम, है ना। तो सर से एक बार बात जियोग्राफी। करके यस यार सर। इन पे अलग अलग समय पे, है ना, ऐसा समय फिक्स करके वो भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसा जियोग्राफी और भी होगा ना आप इकोनॉमिक्स लोगों को, साथ साथ में। ठीक है, तो जैसा होगा आप लोगों को इसके बारे में आइडिया। सर ये हिस्ट्री सर पीडीएफ कब मिल जाएगा? आज मिल जाएगा ना? आज मिल जाएगा, आज सर दे देंगे। हिस्ट्री भी कराइएगा सर, ठीक है, हिस्ट्री बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ सर पहले भी इकोनॉमिक्स और ये जियोग्राफी करवा दीजिए साथ साथ में दोनों। हाँ, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं? यस सर। वो तो रहता है, इधर छूटा हुआ है। कोई नहीं, अब हाल फिलहाल 2-4 दिन का हम न्यूज़ बता देते हैं ना, और अगर ठीक लगे आप लोगों को, और अगर रुपेश सर बताते हैं ना, तो फिर हम इस तरह से क्या होगा ना, क्लास में शुरू में या लास्ट में न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट चल रहा होगा ना बता दिए।